आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, कैसे लिखा गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और किन शेड्यूल्स में क्या है, किन पार्ट्स में क्या दिया गया है और किस आर्टिकल्स के द्वारा हमें किस तरह का प्रावधान दिया जाता है। लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखा गया है वो उसी टाइम में सोच करके लिखा गया था या पहले से इसके लिए कुछ डिसीजन चल रहा था? तो भारतीय संविधान जो बना हुआ है एक्चुअली जब से लिखा गया तब का वो सिस्टम नहीं है। हमारा जो आज कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमारा कंट्री रन कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए जड़ें बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। उसकी जड़ क्या थी? पहले तो मुगल शासक ने बहुत सालों तक हमारे भारत पे राज किया, तो उस समय छोटे छोटे शासक थे, मतलब एक सेंट्रल पावर नहीं था जो पूरे अखंड भारत पे अपना गवर्नेंस दिखा सके, क्योंकि छोटे छोटे शासक आपस में ही लड़ते रहते थे। खंडित था भारत उस समय। तो उस समय एक लॉ को पूरे भारत माने ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पूरे भारत पे किसी एक शासक का साम्राज्य तो था नहीं। छोटे छोटे साम्राज्य अलग अलग बिखरे हुए थे। जो थोड़ा मजबूत था वो अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करता था, दूसरे टेरिटरी को जीतने की कोशिश करता था। तो उस समय जो था बिल्कुल से अलग सिस्टम था, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में नहीं था, यूनाइट नहीं थे, खंडित थे। जब अंग्रेज आए तो उस टाइम से एक कहें तो अंग्रेज के द्वारा ही हमें ये चीज़ प्रोवाइड किया गया कि हम एकजुट हो सके और एक यूनाइट भारत को देख पाए। आज एक भारत को जो हम एक यूनिटी की तरह देखते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सारे, वेस्ट में गुजरात, सब एक यूनाइट फॉर्म में है। हम कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट से हो, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट में भी कोई फंक्शन चल रहा होता है तो ये हमें ये लगता है कि हम यानी कि वहाँ पे ही अपने आप को महसूस करते हैं, उस स्टेट के मानते हैं अपने आप को, क्योंकि वो चीज़ भारत में प्रेजेंट है और हम सिर्फ अपने आप को आइडेंटिटी इस बात की देते हैं कि हम भारतीय हैं, जो हमें यूनाइट करता है। लेकिन उस वक्त छोटे छोटे शासक थे मुगल शासक में जो कि यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके वजह से भारत के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, अभी जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, यानी प्रशासनिक जो कार्य जैसे चलता है हमारे यहाँ अभी, वो अंग्रेजों का ही देन है। उन्होंने ही आकर के एक सिस्टम प्रोवाइड कराया हमें, क्योंकि पूरे भारत को कैसे रन करना है, कैसे गवर्नेंस करना है। लास्ट टाइम में वो लोग जब भारत छोड़ के जाने वाले थे तो उन लोगों का एक कहें कि एक तरह से वो लोग और दिनों तक यहाँ शासन करना चाहते थे। तो जब उन्हें भारतीयों को जब डिमांड आगे बढ़ा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए, यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस बात का डिमांड रखा कि जो इंडियन पॉलिटिकल जो भी डेस्टिनी है, इंडियन पॉलिटिकल डेस्टिनी जो भी है, वो सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही लिया जाएगा 1922 में। लेकिन फिर भी अंग्रेज का एक बहाना ये था कि अभी इंडियन जो है इस बात के लिए सशक्त नहीं है, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं सही था और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते थे। हमारे बीच बहुत सारे जो उस समय जो बड़ी पार्टियां थी, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी थी। तो इन दोनों में कभी देश के लिए एकजुटता होकर के निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे में विवाद हो जाता था किसी न किसी पॉइंट पे, तो इसी का फायदा अंग्रेज को मिल जाता था। और उनका तो ये था कि हाँ कैसे भी करके हम इनमें आपस में जो अगर भेदभाव थोड़ा रहेगा, विवाद बनते रहेंगे, तो हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। तो हमें यूनाइट होना कहीं भी जरूरी है। हमारे आपस के जो भी झगड़े हैं हम उसे दूसरे से ना शेयर करके, दूसरे तक नहीं पहुंचा करके और दूसरे से उस चीज़ को सुलझाने के लिए हेल्प नहीं लेंगे। जो आपस के विवाद हो रहते हैं हमारे फैमिली में भी या फिर हमारे कंट्री में भी, अगर अदर स्टेट में है तो दूसरे कंट्री वाले उसमें इंटरफेयर नहीं करें। हम दूसरे कंट्री वाले से उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें फायदा मिल जाएगा। तो इसी तरह से अंग्रेज को भी फायदा मिला था। तो क्या हम ये जानेंगे आज कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है, अगर पहला मीटिंग जो था 9 दिसंबर 1946 में रखा गया था, जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उसके वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जो 11 दिसंबर 1946 में उन्हें इलेक्टेड किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो अभी हम इंडियन पॉलिटी देखेंगे कि कैसे पहले इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस प्रकार से जड़ें तैयार हुई थी, कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात कहाँ से आया, और एक रिटेन बुक बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स का बुक है ये, जिसपे हमारा जो गवर्नमेंट है वो रन करता है। यानी कि हमारे कंट्री का पूरा जो है किस प्रकार से चलना चाहिए, सारे रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक ऑफ रूल्स टू गवर्निंग आवर कंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स रूट्स इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स। वेरियस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जब हम लोग ब्रिटिश इंडिया के बारे में जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें बहुत सारे एक से एक पॉलिसी लगाते गए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। तो वो जैसे कोई एक्ट लगा दिए, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, और डलहौजी का जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो था, रयटवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारे जो पॉलिसी आए, अलग अलग तरह के अलग अलग एक्ट आए, ठीक है। तो उन्हीं सभी चीज़ों से हमें इंस्पायरेशन मिला, वही सब चीज़ हमें ये डायरेक्शन दिखाए कि हमें अगर गवर्निंग करना है, यूनाइट रखना है, तो एक रूल की ज़रूरत है। बिना रूल के, बिना गवर्नेंस बॉडी के हमारा कंट्री नहीं चल पाएगा। और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया, तो आज तो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसका। तो फिर इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई रूल रहना जरूरी है। तो जैसे 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन इसी तरह के पॉलिसीज और एक्ट जो है ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो लगाए गए हैं ब्रिटिश काल में, वही हमें कहीं ना कहीं इस तरह का रास्ता दिखाए, पेव द वे फॉर द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रास्ता प्रशस्त किए कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उन चीज़ों से उनको स्रोत मिला, कि जैसे कि जो ब्रिटिश थे, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है
वो लगभग 10 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया से भी लिया गया। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया क्या था? तो जो 1935 तक जितने भी चेंजेज आए, जितने भी उस समय जैसे गवर्निंग बॉडी जैसे था, वायसराय, गवर्नर जनरल, ठीक है, हर स्टेट के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स, ठीक है, तो उस तरह से वो सोर्स थे हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वही सोर्स थे 1935 तक, जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार से गवर्न करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कमिटी, अलग अलग पॉलिसीज लगाए थे, वही हमारे लिए सोर्स बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टिल 1858 वाज मेनली दैट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में सिर्फ ट्रेड के मकसद से आए हुए थे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे कंट्री में या फिर हमारे फैमिली में या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी बाहरी अगर वो अपने किसी मकसद की वजह से आपसे रिलेशन बनाता है, जैसे अंग्रेज ने पहले आकर के ट्रेड करने के लिए आए हुए थे, वो तो इस मकसद से आए नहीं थे कि हमें भारत पे शासन करना है, लेकिन उन्हें इस बात का रास्ता प्रशस्त हो गया यहाँ के कंडीशन को देख करके। तो सबसे पहले हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में, हमारे कंट्री में अगर बाहरी कोई भी आते हैं तो हमें उनसे उतना ही हिल-मुल के रहना चाहिए जिससे हमारे अंदर के बातों को जान करके उनसे वो फायदा ना उठा सके, उनका मकसद कहीं और चेंज ना हो जाए। ऐसे ये डिप्लोमेसी है कि हमें अपने देश के बातों को छिपा करके और हम बाहरी देशों के साथ अच्छे रिलेशन भी बना लें। अब रिश्ते बन गए हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते हमारे ट्रेड पर्पस से ही होने चाहिए। जैसे चाइना जो हमारे साथ ट्रेडिंग पर्पस से रिलेशन तो रखता है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो अगर हम जैसे मान लो कोई भी थोड़े समय के लिए कोई कंट्री हमारे कंट्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना रहा है, तो हम उसको हर चीज़ों के बारे में तो शेयर नहीं करेंगे, हमारी हर अंदर की पॉलिसी तो उसे नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा और फिर से हमारी बातों को जान करके वो किसी न किसी तरह का हमारे कंट्री के प्रति फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। आज वो हमारे लिए अच्छा रिलेशन में है तो अच्छा दोस्त बना हुआ है, समय बीतते जाएगा, हो सकता है कि कल किसी हमारे दुश्मन देश के साथ उसकी दोस्ती हो जाए और इसका फ़ायदा उठा ले, उससे मिल करके और हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा हो जाए, ठीक है। और डिप्लोमेसी में कहे तो लड़कियों को बनाना चाहिए डिप्लोमेट हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि उनसे अच्छा वो जो है डिप्लोमेटिक वे में जिस तरह से लड़के अप्रोचेबल रहते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति में जो लड़कियां हैं वो बहुत ही पूजनीय रूप में होती हैं। कि आज जैसे सरस्वती पूजा है तो देवी का रूप भी हम लड़कियों को मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल्चर और जैसी संस्कृति में हमें रखा जाता है हमारे यहाँ की लड़कियों को, तो लड़कियां अप्रोचेबल लड़कों के प्रति नहीं होती हैं, लेकिन लड़के अप्रोचेबल रहते हैं। तो कभी किसी मकसद के बहाने पहले पढ़ाई टाइम या फिर किसी वजह से कुछ रिलेशन बनते हैं, लेकिन वो लड़कियों का सूझबूझ ही होता है वहाँ कि अपने प्राइवेसी को बहुत ही प्राइवेट रखती हैं और लड़कों तक मतलब शेयर नहीं करती हैं। तो एक तरह से उनके लिए डिप्लोमेटिक वे है। इसीलिए कंट्री के लिए भी हम यही बात बता रहे थे कि लड़कियों को अगर डिप्लोमेट्स बना दिया जाए तो कंट्री के जो शेयर होते रहते हैं
बहुत सारे सीक्रेट्स शायद बच जाएं। ऐसे ये कल्पना था, कोई फैक्ट नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो सिर्फ ट्रेड के मकसद से आया था, लेकिन वो यहाँ पे आकर कुछ पार्ट्स को उसके ट्रेड में जब जहाँ दिक्कत होता था, जैसे पहले बंगाल में जो था तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए उसे टैक्स देना पड़ता था। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने सारी चीज़ों को जान करके और बंगाल के ही नवाब को हरा करके वहाँ से जीत लिया और वहाँ से ही टैक्स खुद कलेक्ट करने लग गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा पत्र भेजा। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया कि उस समय से 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ये पावर डायरेक्टली अब ब्रिटेन के हाथ में चला जाता है। यानी कि हमें गवर्न कौन करेगा डायरेक्टली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डायरेक्टली, अब जो इनडायरेक्टली करते थे अब डायरेक्टली हमें वहीं गवर्न करेंगे और हमें उनके ही पॉलिसी को मानना पड़ेगा और नए क्षेत्र नहीं जीते जाएंगे, इस बात का भी घोषणा हुआ था। लेकिन ऐसा जो वादा होता है वैसा कुछ रहता नहीं है। उसके बाद भी बहुत एक्सपेंड किया, एक्सटेंशन उनका पूरे भारत तक फैला हुआ था समझिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उस टाइम में जो डायरेक्टली हमारे लिए और इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था हमें गवर्न करता था, अब हमारे लिए रूल कौन बनाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 से बनाने लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वहीं से शासन समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट ये पावर किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हमारे जो क्षेत्र थे उस पर डायरेक्टली गवर्न करने लगा। जैसे कि उस समय बंगाल, बॉम्बे, मद्रास ये सब क्षेत्र थे। ठीक है, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स as a part of East India Company. Later in 1765 they got the Diwani right over West Bengal, Bihar and Odisha. अब यहाँ बक्सर के युद्ध में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब, जो कि उस समय नवाब नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया था, सुजाउद्दीन नाम था, उनके साथ मिल करके एक तिलगुट सेना का गठन किया, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सेना शामिल थी। और ये सभी मिल करके अंग्रेजों से युद्ध किए, जो कि बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं हम 1764 में। लेकिन इस युद्ध में तिलगुट सेना हार जाती है और 1765 में एक संधि होता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही नेतृत्व कर रहे थे, तो उनसे ये संधि की जाती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों द्वारा, इलाहाबाद की संधि कहते हैं 1765 में, कि अब हमें वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे डायरेक्टली टैक्स कौन लेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है टैक्स लेंगे। बंगाल, उड़ीसा और बिहार से टैक्स लेने का काम अब डायरेक्टली ब्रिटिश करने लग गए, जो कि खुद वो ट्रेड करने के लिए टैक्स दिया करते थे पहले, अब टैक्स खुद लेने लग गए। अब उस टैक्स यानी कि वहाँ पे समझो कि डुअल गवर्नेंस हो गया, डबल शासन हो गया। एक कि थोड़े बहुत प्रशासनिक कार्य जो था वो वहाँ के शासक देखते थे, और जो ट्रेड वगैरह जो था, टैक्स कलेक्ट करने का काम था, वो कौन करने लग गए, तो ब्रिटिश करने लग गए। यानी कि डुअल गवर्नेंस का काम वहाँ हो गया। धीरे धीरे वो भी डुअल गवर्नेंस खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स ही हो गए। तो द कंपनी विच बिगेन एज ए प्योरली कमर्शियल कॉरपोरेशन ग्रेजुअली अटेंड द स्टेटस ऑफ ए गवर्नमेंट। लास्ट लाइन ये बोल रहा है कि जो कंपनी हमारे लिए सिर्फ ट्रेडर्स बन करके, ट्रेडर्स कॉरपोरेशन के लिए मतलब ट्रेड करने के लिए सिर्फ आए हुए थे हमारे यहाँ, वो ग्रेजुअली अटेंड यानी कि धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ के गवर्नमेंट पावर को जीत लिया, हमारे लिए वो सरकार के रूप में आ गए, मतलब अटेंड द स्टेटस ऑफ ए गवर्नमेंट। वो यहाँ के
शासन को संभालने लग गए। ठीक है, तो इसे इंडियन पॉलिटी आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत जल्द रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स और इसमें हम ये बहुत सारा फैक्ट भी जानेंगे कि अगर जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए। With this increased power, there arose the need of regulating of activities of East India Company. This was done by different Act of Parliament like Regulating Act 1773, Charter Act 1813। ऐसे चार्टर एक्ट 1853 में भी आया था, 1833 में भी आया था। ये पूरा एक एक करके बताएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या ऐसा चेंजेस था जो चेंजेस लाया गया। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में पहले जो चेंजिंग था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और फिर चार्टर एक्ट में भी क्या चेंजेज आए। उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ, यहाँ एक और पॉइंट लिख देते हैं कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, इससे पहले भी गवर्नमेंट एक्ट भी 1909 में भी बना हुआ है। ठीक है, तो सब एक एक करके चेंजेस हुए हैं। जो भी थोड़ी सी खामियां दिखती थी तो एक नया एक्ट आता था, एक नया पॉलिसी आता था कि जो भी चीज़ें गवर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें चेंजेस किए जाते थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स कभी पढ़े कि बंगाल और उड़ीसा, बिहार, इन सभी पे डायरेक्टली टैक्स लेने लग गए थे ब्रिटिशर्स, तो धीरे धीरे इस चीज़ को इंक्रीज करते गए। जैसे उनका पावर इंक्रीज करते गया तो इसी को रेगुलेट करने के लिए उनको लगातार कोई ना कोई चेंजेस लाने पड़ते थे, पॉलिसी लाने पड़ते थे, कोई ना कोई एक्ट बनाना पड़ता था, डिफरेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वही पॉलिसी लगाते थे, वही एक्ट लगाते थे। तो ये कहाँ की पार्लियामेंट बनाती थी एक्ट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है हमारे लिए एक्ट बनाया करता था। जो 1858 में बताए थे अभी कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से था, अब वो गवर्निंग बॉडी बन गया हमारे लिए। तो उसे जो इंग्लैंड से आया हुआ था तो इंग्लैंड की सरकार उसे देखेगी, इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ के लिए रूल बनने लग गया। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, क्या क्या चेंजेस हुए थे, चार्टर एक्ट क्या होता है और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, ऐसे करके एक एक करके जानेंगे। ठीक है।